स्टूडेंट, आज हम लोग सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं मरकज माइल एक्सेलरेशन, मरकज माइल इसरा। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी जिस्म में एक्सेलरेशन कब होती है। किसी जिस्म में एक्सेलरेशन उस वक्त होती है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो। और वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? या तो स्पीड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। तो इन दोनों हालत में हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन होगी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में देखा था कि एक्सेलरेशन होने का मतलब यह है कि जिसम वक्त के साथ या तो स्पीड अप हो रहा हो, या तो वक्त के साथ जिसम स्पीड डाउन हो रहा हो, या वक्त के साथ जिसम डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। तो आ जाते हैं, अभी फर्ज करें मैं कहता हूँ एक जिसम दायरे में घूम रहा है। ये मैंने एक दायरा ड्रा कर दिया और इस दायरे में एक जिसम घूम रहा है। फर्ज करें दायरे का सेंटर है और एक जिसम घूम रहा है। किसी लम्हे पर पार्टिकल यहाँ पे था और पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और फर्ज करें उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। मतलब ये ना स्पीड अप हो रहा है ना स्पीड डाउन हो रहा है। तो फर्ज करें इसकी एंगुलर स्पीड है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड जितना भी वक्त गुजर जाए, इसकी एंगुलर स्पीड 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड ही रहे। ये ना स्पीड अप हो ना स्पीड डाउन हो। यहाँ पे देखिए, मैं लिख लेता हूँ कि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। अब याद रख ले कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या थी? लीनियर वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। पार्टिकल अगर यहाँ पे आएगा तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अगरचे स्पीड अप नहीं हो रहा, अगरचे स्पीड डाउन नहीं हो रहा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है और इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन है। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसा केस देखा जिसमें जिसम ना स्पीड अप हो रहा है ना स्पीड डाउन हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल then the direction of its velocity is changing at every point. The rate at which the direction of velocity changes is called centripetal acceleration. किस तेजी से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आ जाते हैं, इसको डिराइव करेंगे। इसका फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला। तो देखिए, फर्स्ट करिए मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है। तो फर्ज करें पार्टिकल, ये सर्कल का सेंटर है, पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था, यहाँ पे था पार्टिकल, ये पार्टिकल है, और एक इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था। तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको मैं कहूंगा आर आई, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अभी ये पार्टिकल क्या करता है, मैं ये वेक्टर का सिंबल यूज नहीं करूंगा, जगह कम है। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है इसका। और यहाँ पे इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे, इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो इसको मैं कहूंगा वी आई। क्या कहूंगा? वी आई। अभी थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल लाजिम बात है घूम रहा है और फर्ज करें पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो पार्टिकल थोड़ी देर बाद फर्ज करें यहाँ पे आ गया और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे बी पॉइंट, और यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं कहूंगा आर एफ। यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने क्या नाम दिया? आर एफ, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। और यहाँ पे इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है
वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी। तो इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, VF, फाइनल वेलोसिटी। अब याद रख लिए, और ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर को मैंने नाम दिया O से, O से इसको रिप्रेजेंट किया। अब याद रख लिया मैंने वेलोसिटी में चेंज मालूम करना है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेक्टर्स के, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के टिप्स को निकालूंगा, मेरे पास चेंज आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये VF, और ये क्या है, ये मेरे पास VI था, ये मेरे पास क्या था, VI था। तो ये मेरे पास डेल्टा V हो जाएगा, चेंज। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंज। तो अगर हम लोग इसी चेंज को डिवाइड कर दें उसके साथ, टाइम के साथ, तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया। लेकिन याद रखिए, चूंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो बराबर है। तो उनको मैं सिंपल V कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, V। क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसलिए मैं VI और VF की जगह सिर्फ V इस्तेमाल करूंगा। और दूसरी बात याद रख ले कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस केस में रेडियस है, तो सर्कल का रेडियस तो चेंज नहीं होता। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि RI पोजीशन वेक्टर, ये बराबर होगा RF पोजीशन वेक्टर के, और इसको मैं सिंपल नाम दूंगा R। क्या नाम दूंगा, R। अभी नीचे आ जाए इस ट्राइंगल पे, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसको फर्ज करें मैं नाम देता हूँ PQR, PQR, PQR नाम देता हूँ। और दो ट्राइंगल मेरे पास बन रहे हैं, एक तो PQR है और दूसरा ट्राइंगल ये है, जिसमें जिसमें ये RF है और ये RI है, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा R। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा R। इसको आप RI, इसको आप RF नाम दे दें, और ये डेल्टा R हो जाएगा। तो इस ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मेरे पास AOB, AOB। और फर्ज करिए जो एंगल है, ये एंगल मैं नाम देता हूँ उसको थीटा। तो याद रखें, यहाँ पे भी ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे भी ये एंगल थीटा होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए, ये एंगल 90, ये एंगल 90, अगर दो ट्राइंगल्स के दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनके दरम्यान जो एंगल बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो सेम होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि ये थीटा और ये थीटा सेम है, ये दोनों थीटास क्या है, सेम है। और ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये एक खास किस्म के ट्राइंगल्स हैं, इनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल्स को हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। कौन से दो ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, AOB और PQR। PQR, अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, वो ट्राइंगल्स जिनमें दो साइडों की लेंथ बराबर हो, दो साइडों की लेंथ बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए इस AOB वाले में देख ले, ये लेंथ R1, RI और RF, इसकी लेंथ तो बराबर है, ये लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और दूसरे पे आ जाते हैं, यहाँ पे याद रख ले VI और VF सेम है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड तो सेम है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। तो अब याद रख ले, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है। मतलब अगर मैं इस साइड को और इस साइड को डिवाइड कर दूं, या इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दूं, ये क्या रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
तो अभी मैं ये काम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी। और आप देख सकते हैं कि देखिए वी आई और वी एफ इन दोनों को मैंने क्या नाम दिया है, वी, सेम है। और इसी तरह याद रख ले, मैं वहां पे लिखूंगा डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर। तो चलिए आ जाते हैं, ये तो हो गया। अभी मैं यहाँ से डेल्टा वी मालूम कर लेता हूँ, तो डेल्टा वी किसके बराबर है, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी, और ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर। अभी मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास डेल्टा वी आ गया, लेकिन मैंने डेल्टा टी से डिवाइड करना है ताकि एक्सेलरेशन आ जाए। तो देखिए मैं इसको इस तरह भी लिखता हूँ कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब याद रखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन है, ये एवरेज का सिंबल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि वी अपॉन आर, और ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सही। देखिए डेल्टा आर ये है, डेल्टा आर ये डेल्टा आर है। वो पीछे पीछे ट्राइंगल्स में मैं बना भी चुका हूँ। अभी फर्ज करें मैं कहता हूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत करीब है, पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत करीब है, तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह देता हूँ। देखिए ये पॉइंट ए था, और पॉइंट बी को मैं बहुत करीब कर रहा हूँ, उसके पॉइंट बी को बहुत करीब कर रहा हूँ, ए और बी को। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी कब करीब हो सकते हैं, अगर हम लोग डेल्टा टी को अप्रोच करें जीरो के, डेल्टा टी को क्या करें, अप्रोच करें जीरो के। तो देखिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो तभी पॉइंट ए और पॉइंट बी बिल्कुल करीब होंगे। तो इस केस में हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि जो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगी वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, और हम लोग लिखेंगे कि वी अपॉन आर, और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब याद रख लिमिट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, और इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और इधर आ जाएगा वी मल्टीप्लाई बाय वी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी की जगह मैंने लिखा वी। तो इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा कि ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया कि वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो अभी अगर इसको हम लोग एक और फॉर्म में भी लिखते हैं, वो फॉर्म क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर मैं ये v की वैल्यू ऊपर दर्ज कर दूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। v की जगह आप आर ओमेगा दर्ज करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर, आर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए सी मेरे पास हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप इन दोनों फार्मूले में जो फार्मूला यूज करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, चाहे आप लोगों ने ये फार्मूला यूज करना हो, चाहे आप लोगों ने ये फार्मूला यूज करना हो। सही। अभी आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन तो होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो यहाँ पे मैं एक जुमला लिख लेता हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और वो जुमला ये है कि द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration
is always towards center of the circle, towards center of the circle। इसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए अगर फर्ज करें पार्टिकल यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ, इस तरफ। अगर पार्टिकल यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ। अगर पार्टिकल यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ। अगर पार्टिकल यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में, उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग लिखेंगे कि ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है v स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे लिखेंगे आर यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे एक माइनस साइन लिखेंगे, या हम लोग लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। अब याद रख लिया आर यूनिट वेक्टर क्या है, और ये माइनस साइन क्यों का है। मैं पहले आर यूनिट वेक्टर बता देता हूँ। आर यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ is always outward, आउटवर्ड। आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम लोगों ने खुद तय कर लिया है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इस पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट का कैसे पता चला हमें, क्योंकि माइनस साइन क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो चलो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट करें पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर तो ये होगा, यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ होगा, सॉरी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनवर्ड क्या होगी, इनवर्ड। अगर पार्टिकल फर्ज करें यहां पर है तो पोजीशन वेक्टर किस तरफ होगा, या सॉरी यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। जब यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम लोगों ने सेंटर की तरफ किस तरह रखनी है। हम लोगों ने यूनिट वेक्टर तय कर लिया, और यूनिट वेक्टर के लिए हम लोगों ने तय कर लिया कि इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी। पार्टिकल जिस जगह पे भी है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट होगी। तो ये था हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है, भले वो स्पीड अप नहीं हो रहा, भले वो स्पीड डाउन नहीं हो रहा, लेकिन इलास्टिक की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये जो इलास्टिक की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होती है, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके दो फार्मूले हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए दो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन पैदा होता है फोर्स की वजह से, नेट फोर्स की वजह से। नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में
तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, और उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, FC से जाहिर करते हैं इसको। तो अब इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, हम लोग कहेंगे कि वो फोर्स जो दरकार है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए दायरे में, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो देखिए मैं लिखता हूँ द फोर्स which is required to keep a body moving in a circular path is called centripetal force. Is called सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो आपको दरकार है किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। या वो फोर्स आप कह सकते हो, सादा सा डिफिनेशन ये है कि वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करे, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आ जाते हैं इसको थोड़ा समझते हैं मजीद उससे मिसालों से। फर्ज करें आप लोगों ने एक रस्सी ली है और रस्सी के किनारे पे आप लोगों ने पत्थर बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है, पत्थर बांधा हुआ है, और अभी आप इस पत्थर को घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो याद रखिए इस पत्थर को जब आप दायरे में घुमा रहे हैं तो उस पत्थर को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होती है। तो अभी सवाल पैदा होता है, इस पत्थर को जो सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ रस्सी के जरिए। रस्सी के जरिए अगर धागे से बांधा है तो धागे के जरिए मैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अगर आप लोगों ने पत्थर को बांधा हुआ है रस्सी से उसको घुमा रहे हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा जैसे आपके हाथ को कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है, खींच रहा है, क्योंकि आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं मुसलसल। अगर आप रस्सी को छोड़ दें, फर्ज करें आप यहाँ पे था एक पत्थर और आप लोगों ने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। अगर पत्थर घूमते घूमते फर्ज करें यहाँ पे था और आप लोगों ने रस्सी छोड़ दी या रस्सी कट गई तो पत्थर सीधा ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट घुमा रहा है। और किसके जरिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, रस्सी के जरिए। अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगर फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट सीधे लाइन में जाएगा। दूसरी मिसाल पे आ जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमता है। अभी जब इलेक्ट्रॉन दायरे में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन सीधा क्यों नहीं जाता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दायरे में घूम रहा है, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में वो अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। अभी अगर किसी भी वजह से फर्ज करिए न्यूक्लियस दरमियान से गायब हो जाए अचानक से और इलेक्ट्रॉन फर्ज करिए यहाँ पे था, तो इलेक्ट्रॉन सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सीधा हरकत शुरू कर देगा। सही। तो याद रखिए जब भी कोई जिस्म दायरे में घूमता है उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसका जो भी जरिया हो लेकिन चाहिए। इसी तरह एक और मिसाल बता देता हूँ कि फर्ज करें आप लोगों ने, ये मैं कहता हूँ अर्थ है और ये मैं कहता हूँ मून है, मून चांद। तो मून जो है वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है। मून जो है अर्थ के गिर्द घूम रहा है। तो सवाल यह पैदा होता है कि मून को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसके, तो मून को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो अर्थ प्रोवाइड कर रहा है। अर्थ उसको खींच रहा है अपनी तरफ, और ये फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है।
इसका मतलब इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी वजह से जो है ये जमीन जो है चांद जो है जमीन के गिर्द घूम रहा है। अभी फर्ज करें किसी वजह से जमीन अचानक से गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, और फर्ज करें मून यहाँ पे था, तो मून किस तरफ जाएगा उसके बाद? जैसी जमीन डिसअपियर हो गई तो उसके बाद जो है मून जो स्ट्रेट जाएगा। अगर फर्ज करें मून यू घूम रहा है ना, और यहाँ पे था मून, और जमीन गायब हो गई, तो जमीन गायब हो गई तो मून स्ट्रेट जाएगा। उसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ से एक रिजल्ट निकाला कि जब भी कोई जिस्म दायरे में घूमता है उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई जिस्म दायरे में घूम नहीं सकता। तो अगर पत्थर दायरे में घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रस्सी के जरिए मिल रही है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है एटम के गिर्द घूम रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। और अगर चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो चांद को सेंट्रीपिटल फोर्स जमीन ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए प्रोवाइड कर रहा है। चाहे एक लास्ट एक छोटी एग्जांपल फर्ज करें, ये जो है एक रोड है, और रोड जो है कर्व है। रोड रोड पे एक मोड़ आ गया। फर्ज करें गाड़ी पहले यहाँ पे थी इस तरह, और फिर बाद में गाड़ी की डायरेक्शन ये हो गई। भले ये गाड़ी स्पीड अप ना हो रही हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है इसकी वेलोसिटी। तो इस केस में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कल का सेंटर ये है, ये सर्कल का सेंटर है। तो इस केस में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस गाड़ी को हम लोगों ने सर्कल के सेंटर से किसी रस्सी से नहीं बांधा, किसी और चीज से नहीं बांधा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो इस केस में याद रख ले कि गाड़ी के जो टायर है और जमीन के दरमियान जो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है सर्कल के सेंटर तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ। अगर फर्ज करें गाड़ी बहुत तेजी से मोड़ पे आए, तो गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी जो है मोड़ नहीं काट सकती, सीधी चली जाएगी, क्योंकि गाड़ी के टायर और जमीन के दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसकी भी खास हद होती है। अगर गाड़ी बहुत तेजी से आएगी तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा दरकार होगी, और फ्रिक्शन उतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। जब फ्रिक्शन इतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता तो गाड़ी स्ट्रेट चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। तो चलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, एम यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए सी की वैल्यू दर्ज करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फार्मूला तो ये आ गया, और दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में जिसका भी आप यूज करना चाहो कर सकते हैं, दोनों एक चीज है। तो देखिए सिर्फ एक एम का फर्क आ गया। एम क्या है? जो बॉडी रोटेट कर रही है उसका मास है। यहाँ पे ये बॉडी है, पत्थर भी हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन देख ले तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा से, देखिए अगर फर्ज करें जमीन जो है, चांद जो है जमीन की तरफ घूम रहा है, तो चांद जहां पे भी होगा जमीन उसको अपने सेंटर की तरफ खींचे। तो अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिखेंगे कि एफ सी वेक्टर है, और हम लोग लिखेंगे माइनस एफ स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे लिखेंगे आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसी पहले की तरह बार की तरफ है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उस यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट है, अंदर की तरफ है। तो आज के बाद हम लोग थोड़ा सा गौर कर ले, कोई ऐसा केस देख ले, आप लोग थोड़ा गौर कर ले आसपास। आप देखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार होता है, और वो उसको मिल रहा है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ लिया सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ रोड्स। ये भी एक टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ियों को मुहैया करते हैं जब गाड़ियां बहुत हाई वेलोसिटी से जा रही होती हैं।